नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज हम जानेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह का जन्म 1472 में पंजाब के होशियारपुर बैजवारा ग्राम में हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद था। फरीद के पिता हसन खां ने सुल्तान बहलोल लोदी के दरबार में सलाहकार के रूप में नौकरी कर ली थी। उसके पिता कई परगने के सूबेदार थे। फरीद का बचपन सहसराम बिहार में बीता। हसन की 4 पत्नियां व 8 पुत्र थे। सबसे बड़ी पत्नी अफगानी थी, शेष दासी पत्नियां थीं। फरीद सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था। सौतेली माताओं के व्यवहार तथा पारिवारिक झगड़ों से दुखी और परेशान होकर वह 22 वर्ष की अवस्था में जौनपुर आ गया। यहाँ आकर उसने इस्लामी धर्म ग्रंथों का अरबी फारसी में अध्ययन किया। अपनी योग्यता के कारण वह शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। उसके पिता हसन खां ने उसे कालांतर में अपनी 2 जागीरों का प्रबंधन भार सौंप दिया। अपने शासनकाल में उसने किसानों जमींदारों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। फरीद ने जमीन की नपाई कराकर रिश्वतखोर कर्मचारियों को हटाकर जमींदारों की शोषण प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने किसानों से कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम लगान अदा करने का वही तरीका चुन लो जो तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद हो। यदि तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो सीधे मेरे पास चले आओ। शेर शाह ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए उनकी कठिनाइयों पर विशेष ध्यान दिया। किसानों के खेतों की सुरक्षा करते हुए उसने अकाल तथा कठिनाइयों के समय उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान की। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। शेर शाह ने भूस्वामियों को खबरदार करते हुए कहा, किसी भी किसान से अधिक वसूली पर तुम्हारे हिसाब से उसे काटा जाएगा। शेर शाह का शासन निरंकुश होते हुए भी प्रजा के लिए कल्याणकारी था। वह अपने राज्य की बाहरी आक्रमणों से न केवल रक्षा करने पर ध्यान देता था, बल्कि जनता की भौतिक, मानसिक और नैतिक उन्नति को भी अपना कर्तव्य समझता था। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों को ऊंचे पदों पर आसीन किया। न्याय देने में वह समानता का व्यवहार करता था। वह अपने कर्मचारियों का 2-3 वर्षों बाद तबादला कर दिया करता था ताकि कोई भ्रष्टाचार न फैला सके। सम्राट, सेनापति, प्रधान, न्यायाधीश, व्यवस्थापक आदि के साथ साथ कई विभागों में बांटा हुआ था। उसने राज्य की आय व्यय की जांच के लिए दीवान-ए-वजारत नियुक्त किया। सैनिकों की भर्ती, वेतन वितरण, प्रशिक्षण हेतु दीवान-ए-आरिफ तथा विदेश विभाग से संबंधित कार्य के लिए दीवान-ए-रसातल, शाही गतिविधियों के लिए दीवान-ए-इंसाफ, न्याय विभाग के प्रमुख के रूप में काजी-उल-कुजात, गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष के रूप में दीवान-ए-वरीद नियुक्त किए। 47 सरकारों में बटा हुआ उसका शासन प्रबंधन सिकदार-ए-सिकदारान, मुंसिफ-ए-मुंसिफान, फौजदार, कारनून खंजाची, कानूनगो तथा आमीन अधिकारियों में सुव्यवस्थित था। शेर शाह एक महान सेनापति था, अतः उसने राजा और सेना का सीधा संबंध कायम करते हुए सैनिक शासन में सुव्यवस्था एवं एकता स्थापित की। वह सैनिकों की भर्ती, उनके कार्यों का निरीक्षण, परीक्षण, वेतन भत्तों का निर्धारण स्वयं ही किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। उसने प्रत्येक सिपाहियों का विवरण अपने पास रखा हुआ था। भ्रष्ट सैनिकों को तत्काल दंड दिया जाता था। उसने सैनिकों को कूच करते समय यह आदेश दे रखा था कि मार्ग में पड़ने वाले खेतों को नष्ट ना करें। शेर शाह की विशाल शक्तिशाली शस्त्रों से सुसज्जित सेना में 50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल व 500 हाथी सवार अपने तोपखानों के साथ सदैव तैयार रहते थे। पुलिस व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि
अपराधी अपराध करने से पहले डरते थे। यात्री इतनी निश्चिंता से यात्रा करते थे कि एक बुढ़िया भी सिर पर सोने की लदी टोकरी लेकर यात्रा कर सकती थी। डाक और गुप्तचर व्यवस्था हेतु उसने समाचारों का आदान प्रदान करने के लिए 2 घोड़े हमेशा तैयार रखे थे। जनहित के लिए उसने 1700 सराय प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर बनवाई थी। प्रत्येक सराय में एक कुआं, एक मस्जिद, इमाम, चौकीदार आदि हुआ करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अलग अलग सरायों की व्यवस्था थी। उसके काल में 4 मुख्य सड़कों का निर्माण तथा छोटी छोटी अनेक सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए थे। शेरशाह ने जिन 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था, उनमें पहली सड़क ग्रांड ट्रंक रोड, जो चुनार गांव ढाका से सिंध पेशावर तक जाने वाली 1500 कोस लंबी सड़क थी। दूसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक, तीसरी आगरा से बुरहानपुर तक, चौथी लाहौर से मुल्तान तक थी। न्याय करते समय शेरशाह हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। दंड देने में वह अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शता था। शेरशाह की भूमि पर नीति संपूर्ण मुगल साम्राज्य के लिए आदर्श थी। उसने रस्सियों के जरीब से भूमि की नपाई कराई और उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था, अच्छी, मध्यम व खराब। सरकार को 1/4 भूमि उपज का भाग लगान में दिया जाता था। शेरशाह ने किसानों को यह सुविधा दे रखी थी कि वे अपना लगान नगद या अनाज के रूप में चुकता करें। किसान को राजस्व अधिकार द्वारा पट्टा दिया जाता था, जिस पर इकरारनामा होता था। यह भूमि कर ही था। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तकाबी ऋण की व्यवस्था थी। शेरशाह ने अपने समय में सोने, चांदी, तांबे के नए चौकोर तथा गोल सिक्के बनवाए। उसने 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का तथा 167 ग्रेन का सोने का सिक्का भी चलवाया। वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली इसी पर आधारित है। सिक्कों पर अरबी, फारसी व हिंदी में नाम खुदवाए। सिक्कों को ढालने की परंपरा का सूत्रपात किया। व्यापार व्यवस्था पर ध्यान देते हुए उसने माल पर 2 ही कर लगाए, बिक्री कर, आयात कर। शेरशाह ने जनता की भलाई के लिए औषधालय, दानशालाएं, पाठशालाएं, मंदिर, मस्जिद भी बनवाए। अपने शासनकाल में उसने झेलम नदी की तट पर रोहतास गढ़ का किला बनवाया। दिल्ली का पुराना किला, मस्जिदें बनाई। सासाराम का मकबरा उसके काल की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह शेरशाह की व्यक्तिगत व चरित्र का सजीव रूप है। व्यक्तिगत जीवन में मुस्लिम धर्म का पालन करते हुए भी उसने हिंदू और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखा। शेरशाह का शासन 1540 से 45 के अल्पकाल का शासन था, तथापि उसने इतने समय में भी संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत को जीत लिया था। यहाँ शांति स्थापित की, बंगाल की समस्या सुलझाई, मालवा, रणथंभौर, रायसेन, मुल्तान, मेवाड़ तथा कालिंजर को जीता। चुनार से झेमल तक, हिमालय से विंध्याचल तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। 1545 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐसे समय में दाखिल खां और जलाल खां नामक उसके 2 लड़कों में से एक शर्त के आधार पर जलाल खां को शासनभार सौंपा गया। उसे इस्लाम शाह की उपाधि से विभूषित किया गया। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी तरह विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन परिचय के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।